आज हम जो यूपी पुलिस के जो प्रीवियस पेपर हैं, इसमें इतिहास के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका रिवीजन करते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 44, डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब भारत के ताकतवर मुगल सम्राटों में से एक है, जिसका साम्राज्य भारत में मुगल सम्राटों में सबसे ज्यादा बड़ा था। औरंगजेब ने साउथ में जो बीजापुर है उसको अपने साम्राज्य में कब मिलाया? तो इसका आंसर है 1686, क्योंकि जो औरंगजेब का टाइम पीरियड है वो 1658 से लेकर 1707 तक है। तो ये समय हमारा औरंगजेब का है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जहां डैश फर्रुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। अर्थात क्वेश्चन पूछा गया फर्रुखसियर मुगल सम्राट थे, गुप्त सम्राट थे, खिलजी सम्राट थे, राजपूत सम्राट थे। तो आंसर होगा फर्रुखसियर मुगल सम्राट थे, जिनकी राज्य में ही हत्या कर दी गई थी मराठों की सहायता से और बाद में कमजोर शासकों को बैठा दिया गया था। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, जो अड़ियल स्वभाव का था। और फर्रुखसियर की जो हत्या हुई थी दरबार में बाल नोचकर, पटककर बहुत बुरी तरह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्रह सौ आठ में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, जिनकी बलिदानों की कहानियां भरी पड़ी हैं। और गुरु गोविंद सिंह के बाद में गुरु परंपरा समाप्त हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब को एक तरीके से गुरु का दर्जा माना गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसके हाथ में सिख राज्य की बागडोर आई? तो उनका नाम है बंदा बहादुर। आंसर है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कश्मीर के रहने वाले थे, बड़े ही बहादुर इंसान थे। इनको गुरु ना कह के गुरु का बंदा कहा गया है, जिन्होंने फर्रुखसियर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इनकी हत्या बड़ी बेरहमी से फर्रुखसियर के काल में ही हुई। और बाकी जो तीनों हैं, गुरु अंगद, गुरु रामदास अमरदास और गुरु नानक देव, ये तीनों सिखों के गुरु माने जाते हैं। और गुरु नानक देव को सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया? तो जो गुरुमुखी लिपि है उसका आविष्कार गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया। बाकी तीनों हैं ये गुरु अर्जुन देव हैं, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई, गुरु तेग बहादुर जिनको औरंगजेब ने जिनकी हत्या करवाई, और गुरु नानक जो हैं वो सिख धर्म के पहले गुरु अर्थात सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? देखिए जो शिवाजी हैं उनके जो कंटेम्परेरी मुगल सम्राट हैं वो कुछ समय तक तो शाहजहां भी रहा था, लेकिन जो मुख्य लड़ाई लड़ी गई थी वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ी गई थी। औरंगजेब ने पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ की थी और लंबे समय तक औरंगजेब शिवाजी का युद्ध चलता रहा और लास्ट में शिवाजी ने हार नहीं मानी। बाद में समझौता भी हुआ तो औरंगजेब के द्वारा उन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी गई। हुमायूं ये मुगल सम्राट हैं जो बाबर के पुत्र या दूसरे मुगल सम्राट हैं जिनके नाम का मीनिंग भाग्यशाली है, लेकिन ये पूरे जीवन दुर्भाग्यशाली रहे। ये भी मुगल सम्राट शाहजहां हैं जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। इनको सिविल इंजीनियर मुगल सम्राट कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी बिल्डिंगें बनवाई। अकबर को सुलहकुल के लिए जाना जाता है, फतेहपुर सीकरी के लिए जाना जाता है और बहुत सारी चीज़ें अकबर का
भारत में मुगल साम्राज्य को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी, ये ईरान से है, के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? देखिए आंसर है 1761। पहली बात तो यह है कि ये पानीपत का तृतीय युद्ध है। पानीपत प्रथम, पानीपत सेकंड और पानीपत थर्ड, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। भारत के इतिहास में तीनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए जब पानीपत तृतीय है वो मराठों और अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ है, और जो पानीपत फर्स्ट है ये 1526 में, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है, और पानीपत सेकंड यह है 1556 1556 में ये अकबर और हेमू के बीच हुआ है, या बैरम खां या हेमू के बीच हुआ है। और इस युद्ध में हेमू के जो हाथी था उसकी आंख में तीर लगने से वो बिचल गया और दुर्भाग्यवश उसकी पराजय हो गई। शुरू में युद्ध का पड़ला हेमू के बीच में जा रहा था। तो पानीपत फर्स्ट 1526, पानीपत सेकंड 1556 और पानीपत थर्ड 1761, जो इस क्वेश्चन का आंसर है अब्दाली और मराठों के बीच ये लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि कब हुई? बेसिन की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में इसके बारे में। जब मराठे कमजोर हुए तो सत्ता मराठों के पेशवाओं के हाथ में चली गई। तो जो ये हमारा मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड है, इसकी संधि अंग्रेजों के बीच हुई बेसिन की 1802 में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो देखिए इसका आंसर है हमारा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। देखिए दो साम्राज्य हैं साउथ में, दोनों साम्राज्य में एक हिंदू साम्राज्य है और एक मुस्लिम साम्राज्य है। हिंदू साम्राज्य की स्थापना 1336 विजयनगर साम्राज्य के नाम से हरिहर बुक्का ने की, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना मुस्लिम साम्राज्य के नाम से अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की, जिसकी स्थापना 1347 में हुई। और ये दोनों की स्थापना ही MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है। इसका आंसर है हमारा 1336, और इसके जो संस्थापक हैं वो दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का। इनके बारे में भी बहुत अच्छी कहानी मिलती है। काम्पिल्य राजा के यहाँ ये दोनों नौकरी पे थे, काम करते थे, और जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने 1336 में काम्पिल्य राजा पर अटैक किया तो ये दोनों भाई पकड़े गए। इनको सल्तनत ने दिल्ली बुला लिया और वहां इनको इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया गया और इनको साउथ में भेजा गया। जब ये साउथ में भेजे गए तो इनके गुरु विद्यारण्य, जिनकी मुलाकात विद्यारण्य से हुई, और विद्यारण्य ने इन दोनों का फिर से दोबारा माइंड वॉश किया और समझाया कि तुम हिंदू हो। इन्होंने दोबारा हिंदू धर्म अडॉप्ट किया और साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य के नाम से एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारदुआरी महल कहां पर स्थित है? और देखिए हजारदुआरी महल को बारी महल के नाम से भी जाना जाता था पहले, और ये आपका इसका आंसर है मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? देखिए ब्लैक होल की कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये जिस समय बंगाल का गवर्नर क्लाइव है तो उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। तो जब बंगाल का नवाब कलकत्ता पर अटैक करता है
तो वहां पर कुछ अंग्रेजों को इकट्ठा मतलब वो बंदी बना लेता है। और ब्लैक होल जो स्मारक है, वो जो जगह है, वो एक काफी छोटी जगह है और उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है। तो जब अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है तो उसमें जगह छोटी होने के कारण 146 में से अधिकतर लोगों की दम घुट जाता है। और इस घटना का जो वर्णन किया है वो हॉलवेल ने किया है, वो भी एक अंग्रेज है। हालांकि कई बार इस बात पर भी डाउट होता है कि ये बात सही थी या गलत थी, लेकिन इस बात से नवाब पर इल्जाम लगाया गया। और ये जो ब्लैक होल है, इसका आंसर हुआ हमारा पश्चिमी बंगाल, यानी कि ये कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था? देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, हमारे जो 6 राजा हैं, 6 पहले मुगल, इसमें बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और 11 लेटर मुगल जिनको हम उत्तर मुगल कहते हैं। आमतौर पर अधिकतर ये कमजोर राजा हुए हैं। इनमें जो अंतिम राजा है मुगल सम्राट, जिसको 1857 के युद्ध के बाद मतलब 1857 की क्रांति के बाद कैद कर लिया गया था और उसको रंगून भेज दिया गया था। तो रंगून कब भेजा गया था? ये युद्ध यानी कि स्वतंत्रता संग्राम 20 जून 1858 को पूरी तरह अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था। और वहां के जो दिल्ली के जो शहंशाह बहादुर शाह जफर है, उनको रंगून, जो म्यांमार जगह पड़ती है, वहां पर भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? देखिए, अभी इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया था अभी हमने। 10 मई 1857 ये विद्रोह की डेट मानी जाती है। हालांकि ऐसा बताते हैं कि इसकी डेट 31 मई डिसाइड की थी, लेकिन पूरी तरह से सुनियोजित ना होने की वजह से अचानक 10 मई को मेरठ से ही शुरू हो गया। जो 1 साल कुछ दिन में अंग्रेजों ने पूरी तरह से इस पर कंट्रोल किया, से नियंत्रित किया। तो जो इसकी डेट है वो है हमारी 20 जून 1858 को पूरी तरह अंग्रेजों ने अपने कब्जे में इसको ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया? देखिए, अब ब्रिटिश साम्राज्य की बात आई है। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 56 तक है। और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की नीति बनाई, जिसके तहत बहुत सारे राजाओं के राज्य को हड़प लिया। हालांकि इस नीति की वजह से भारतीय विद्रोह में बहुत ज्यादा तेजी आई। जबकि 1856 में 56 में डलहौजी यहां से जा चुका था और कैनिंग आ चुका था। तो 1857 की जो क्रांति हुई है वो कैनिंग के काल में हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन आया तो अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर, यानी कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, उसके आधार पर इनको अवध को उसने हड़प लिया। हालांकि इससे बड़ा ये इसका ड्रामा था। इसने अपना एक वहां पर जो प्रतिनिधि भेजा, जिसको आउटरम कहते हैं, उसने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार की। उस फर्जी रिपोर्ट के आधार पर इस साम्राज्य को हड़प लिया गया। तो इसका आंसर हुआ 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया? अब देखिए, यहां ये है ना वर्नाकुलर शब्द, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, वर्नाकुलर प्रेस जो आ रही है, ये उनके लिए आ रहा है जो भारत की पत्रिका या भारत का जो एक तरीके से मीडिया सिस्टम था, उसे देसी मीडियम सिस्टम कहा गया है। उसको अधिनियम को जो 1788 में लॉर्ड लिट्टन ने लगाया था, लॉर्ड लिट्टन ने लगाया था, और इसका जो कार्य था वो भारतीय अखबारों की आवाज को दबाना था। तो इसने प्रेस एक्ट बनाया और लॉर्ड रिपन ने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सती प्रथा को डैश किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त कर दिया गया। देखिए, सती प्रथा का मतलब होता है पति की मृत्यु के बाद जो महिला या पत्नी होती थी वो अपने आप को जिंदा आग में जला लेती थी। तो इस प्रथा को, इस कुप्रथा को दबाने के लिए जो भारतीय हमारे समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यह गवर्नर जनरल पूछा गया है तो इसका आंसर होगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो देखिए, पहला राज्य क्या आएगा इसमें? हैदराबाद। इसका आप शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं, HMT। HM बोले तो, H बोले तो हैदराबाद, मैं बोले तो मैसूर, ट्री बोले तो त्रावणकोर। ये इनका एक तरीके से क्रम था। और ये सहायक संधि है, इसका बहुत बड़ा योगदान था भारतीय साम्राज्य को कब्जे में लेने का। इसमें क्या होता था, अंग्रेज लोग अपनी सेना भेज देते थे और उस सेना का खर्चा भी सारा जो हमारे भारतीय राजा थे उनसे लेते थे। और इसको भारत में जो शुरू किया था वो शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखो, इसमें ऑप्शन है, हालांकि ये क्यों मनाया गया। सिडनी रोलेट नाम का एक व्यक्ति था, तो सरकार, अंग्रेजी सरकार ने उसको बुलाया और कहा कि अपना एक ऐसा एक्ट बनाइए जिससे भारतीय लोगों को कहीं पर भी गिरफ्तार किया जाए कोई जवाबदेही ना हो। तो सिडनी रोलेट ने एक एक्ट बनाया, सिडनी रोलेट के नाम पर वो एक्ट रोलेट एक्ट कहलाया। और उस रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो इसका आंसर हुआ हमारा रोलेट एक्ट, अर्थात रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग कांड हुआ। और इसके खिलाफ एक नारा दिया जाता है, नो अपील, नो वकील, नो दलील। अर्थात किसी को कहीं भी पकड़ लो, कहीं भी बंद कर दो, कोई जवाबदेही नहीं है। इससे भारतीयों में विरोध की भावना आई और जब वो लोग वहां इकट्ठा हुए तो जनरल डायर आया, उसने वहां गोलियां भी चलाई। और उसी डायर को 1919 की घटना आई है, उसी डायर को 1940 में जाके उधम सिंह ने इंग्लैंड में ही मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की? अब देखिए, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, भारत में 3 व्यवस्थाएं थी इस प्रकार की। नंबर 1 जमींदारी सिस्टम, जमींदारी। नंबर 2 रैयतवाड़ी। इन तीनों की जो शुरुआत है वो अंग्रेजों ने की है। और नंबर 3 है महलवाड़ी। अब देखिए, जमींदारी के नाम पर आपको याद आता है, ऐसा दिखाया जाता है जमींदार बड़े क्रूर होते हैं, इस तरीके दिखाया जाता था। तो जो जमींदारी सिस्टम है इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये इंग्लैंड की एक परंपरावादी विचारधारा थी या वहां का सिस्टम था। तो इसको इंग्लैंड से अंग्रेज लाए और इन्होंने यहां लागू किया। एक तरीके से किसानों का खून चूसने के लिए व्यवस्था थी और उन्होंने अपने ही फेवर के जमींदार इकट्ठे किए जो अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत भी कर रहे थे। दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ये फ्रांस की थी, ये भी अंग्रेजों ने यहां लागू की। भारत के अलग अलग हिस्से में इनको लागू किया गया। और जब भारत की जो अपनी व्यवस्था थी वो थी महलवाड़ी। ये व्यवस्था क्या थी, लोग इकट्ठा हो जाते थे और अपने अनाज का कुछ टैक्स इकट्ठा करके, गांव से इकट्ठा करके एक जगह दे दिया जाता था और जहां वो इकट्ठा करते थे उसको महल कहा जाता था। इसलिए महलवाड़ी भारत की है, रैयतवाड़ी फ्रांस की है और जमींदारी इंग्लैंड की है। तो ये व्यवस्था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको जो तैयार किया था, इसको किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। इसका श्रेय दिया जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बच्चों को रोजगार
बच्चों के रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान था। अब देखिए समझने की बात है, ये जो हमारे गवर्नर जनरल दे रखे हैं, इनमें एक नाम है लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन फिर भी भारत के लिए कंपैरेटिव एक अच्छा गवर्नर जनरल था। तो उसने एक नियम बनाया कि भाई इतने उम्र से कम बच्चे जो हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। तो उसी के तहत उसने एक नया नियम पास किया जिसको 1881 का अधिनियम कहा जाता है। इल्बर्ट बिल अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश किया गया? आंसर इज 1883। देखिए इल्बर्ट बिल अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में पेश किया गया। हालांकि इस बिल का अंग्रेजों ने भी बहुत विरोध किया था। इस बिल से एक तरीके से इल्बर्ट की जो अपनी तमन्ना थी, जो उसका विचार था, यह था कि न्याय सभी के साथ एक जैसा हो, लेकिन अंग्रेजों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। तो इसका आंसर है हमारा 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई? अब देखिए यहां भी क्वेश्चन आ रहा है कि कलकत्ता टाउन हॉल, कनाईधर लेन या बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता, और ये सारे कलकत्ता के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ है, इसकी जो औपचारिक घोषणा की गई है, उसका आंसर है हमारा कलकत्ता टाउन हॉल, जिसमें इसकी शुरुआत की गई। 1905 में क्यों किया गया? अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। जिसमें मुसलमान ज्यादा थे उसे ईस्ट बंगाल कहा गया, जिसमें हिंदू ज्यादा थे उसे वेस्ट बंगाल कहा गया। और वो ईस्ट बंगाल बाद में बांग्लादेश बना, यानी कि वो जब समझौता हुआ, यानी कि देश का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान में चला गया और 1971 में वो बांग्लादेश के नाम से बन गया। बंगाल ने डैश की अगुवाई में मुगल शासकों के नियंत्रण से मुक्ति पाई, जो कि प्रांत के गवर्नर थे, मतलब नुमाइंदे थे एक तरीके से। तो देखिए ये उन्हीं के हैं, लेकिन उसने अपने आप को, एक अमीर था उनका इनमें से, जिसने वहां से गया वो, और उसने जाके बंगाल में कार्य किया, बड़ी मेहनत की, और फिर बाद में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना दिया। तो इसका आंसर है हमारा मुर्शीद कुली खां। और ये शुरू में एक ब्राह्मण था साउथ का, बाद में इसने इस्लाम धर्म मतलब अडॉप्ट कर लिया था। तो मुर्शीद कुली खां वो व्यक्ति है जिसने बंगाल को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वतंत्रता दिलाई या पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? देखिए हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा एक लिखी गई किताब है। तो वो किताब पूरी हुई, जब प्रकाशित हुई, तो उसका आंसर है आपका 1909। हालांकि गांधी जी ने और बहुत सारी भी किताब लिखी है और बहुत जगह काम किया है, साउथ अफ्रीका में भी काम किया है, बाद में आके वो साबरमती आश्रम गुजरात में बनाया है, और बहुत सारे आंदोलन चलाए, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला चंपारण था 1917 में। गांधी जी के आंदोलन अगर पढ़ लिए जाएं तो बहुत आते हैं। 1917 चंपारण है, 1918 में 2 हैं, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, और फिर बाद 1919 में जो आपका खिलाफत मूवमेंट है उसको भी गांधी जी सपोर्ट करते हैं, जो सैयद वो शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा चलाई जाती है। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं जो 22 तक चलता है, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। और गांधी जी का जो लास्ट अंतिम जो आंदोलन है 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत सारे आंदोलन है ऐसे। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में जेल में भूख आंदोलन हड़ताल की। देखिए डोंगरी, यरवदा, भायखला, भोईवाड़ा
अब यहां पर तीन, ये सारी जेल है, डोंगरी भी है, यरवदा भी है, भायखला भी है और भोईवाड़ा भी है। तो गांधी जी का ये जो मूवमेंट है एक तरीके से पूना पैक्ट से संबंधित है। जब वहां पर गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें मतलब व्यवस्था दी गई, मैकडोनल्ड अवार्ड दिया गया कि जिसमें भारत में एक ही जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे और उसी जाति के लोग वोट देंगे। गांधी जी इस बात पर, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और ये जो कहानी है ये है यरवदा की, और यरवदा जेल ये थी आपकी पुणे में, 1932 में है ये जो पुणे पैक्ट हुआ था। और डोंगरी ये भी जेल है, भायखला ये भी जेल है, भोईवाड़ा ये भी जेल है, और ये तीनों जेल मुंबई में है, बंबई या मुंबई, और ये वाली पुणे में है यरवदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? देखो भाई, बाल गंगाधर तिलक, ये तो एक तरीके से पत्रकारिता में इन्होंने बहुत काम किया। इनको अंग्रेजों ने अशांति का जन्मदाता भी कहा, लेकिन उन्होंने एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया था गांधी के लिए भी और पूरे भारतीयों के लिए भी। इनका साफ साफ कहना था कि बर्थ मतलब जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये अपने आप में बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, इन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है शोषित वर्ग के लिए। सरदार पटेल, इन्होंने भारत को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई है, सारी रियासतों को एक किया है, बाद में तीनों बड़ी बड़ी रियासत को भी किया है, भारत के पहले गृह मंत्री बने। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बाबू CR दास। CR दास अपने आप में बहुत बड़े वकील थे। इनके बारे में एक कहानी है, इन्होंने एक ही मुकदमे को कई बार हारा और कई बार जीता। तो ये कहते थे एक वकील की एक कला होती है, वो कैसे कर सकता है। और बाबू CR दास या चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी, राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। इनका बंगाल में बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, और ये इनकी वकालत बड़ी प्रसिद्ध थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अब देखो यहां पर सारे आंदोलन दे रखे हैं। 7 अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया, और यहां पर जो अगस्त क्रांति है ये भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम है, क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो इसका आंसर हुआ हमारा अगस्त क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, ये सब अंग्रेजों का मनगढ़ंत था। ये एक अवध के राजा के खिलाफ एक लड़ाई थी, अब राज्य कब्जाना था, और ये राज्य हड़पने की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये नीति चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो पहले भी हमने डिस्कस किया काफी। तो इन्होंने अवध को हड़प लिया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते हुए। अब देखिए, जो पंजाब का विलय हुआ था वो डलहौजी के काल में हुआ है, और पंजाब में आपको बता दूं मैं, पंजाब पे जो राज्य था वो महाराजा रणजीत सिंह का था। उन्होंने इस राज्य को बड़ी सुचारू रूप से चलाया, वो बड़े बुद्धिमान थे, और उन्होंने सेना को भी संयुक्त रूप से रखा। लेकिन उनके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो इतने कामयाब नहीं हो पाए, तो बाद में कुल मिलाकर ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? असल में अंग्रेज नए नए तरीके सोचते रहते थे, भारतीय राज्यों से कैसे लिया जाए। कभी उत्तराधिकार का नियम बना दिया, कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। तो ये जो राज्य हड़पने की नीति है, जो सबसे ज्यादा राज्य हड़पे गए ये डलहौजी के कार्यकाल में हड़पे गए, और ये हड़पने की नीति के जो जन्मदाता है ये लॉर्ड डलहौजी हैं। हालांकि डेवलपमेंट भी खूब हुआ, PWD भी बना, ट्रेन भी चली 1853 में, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है 1848 से 1856 तक है। तो इसका आंसर हुआ लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अवध का अंतिम नवाब कौन था? अब देखो जी, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब है। ये मीर जाफर हैं, इन्हें किलाई पर जयकाल कहा जाता था, जयकाल कहा जाता था। और ये बंगाल के नवाब हैं। अलीवर्दी खां, ये बंगाल के एक तरीके से सिराजुद्दौला के नाना लगते थे, इन्होंने भी बंगाल को बहुत अच्छी तरह चलाया, यही बंगाल के नवाब हैं। और मंसूर अली खां भी ये बंगाल के नवाब हैं। इसका आंसर अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कहां पर भारतीय ध्वज फहराया? तो देखिए इसका आंसर जर्मनी, इन्होंने वहां पर यह ध्वज फहराया। ओके, थैंक यू। आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए।